Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Subscribe my YouTube channel and press bell icon for more informative lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ इक्विटी। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन, हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। जो इंसाफ लेने के लिए आए, जो अपनी दाद रसी करवाने के लिए आए, जो अदालत के पास इंसाफ लेने के लिए आए, अपनी दाद रसी करवाने के लिए आए, अपना इशू लेकर अदालत के पास आए, अपनी प्रॉब्लम लेकर अदालत के पास आए, तो लॉ ये कहता है, इक्विटी लॉ ये कहता है कि उस शख्स का नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बार 5-7 कुट के आ जाए तो अदालत को रिलीफ लैन पहुंच जाए कि मैनू रिलीफ दो, इन्होंने मुझे भी मारा है। तो ये नहीं है कि आप बाहर जो है ना वो जुल्म ज्यादती करके आ जाओ और फिर अदालत के पास पहुंच जाओ कि आप मुझे भी रिलीफ दे। तो बेसिकली लॉ ऑफ इक्विटी इस प्रिंसिपल को डिवेल्प करता है कि अगर आपने रेड्रेसल लेनी है, अगर आपने अदालत से अपनी मुआवनत करवानी है, अपनी हमायत में, अपनी फेवर में फ़ैसला लेना है, तो ये ज़रूरी है कि आप मजलूम हो, जालिम ना हो, आप मार कर ना आए हो, आप मार खा कर आए हो, आपके साथ जुल्म हुआ हो, ना कि आप जुल्म करके आए हो। जुल्म करके आए हो मतलब कि जैसा आपके साथ हुआ बाहर वैसा आपने भी कर दिया। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की तो आपने भी ज्यादती कर दी। अब अदालत के पास पहुंच गए, जब मुझे रेड्रेसल भी दे, मुझे मेरी जो मेरे साथ इन्होंने किया है उसका मुझे कंपनसेट करें या मुझे उसका हर्जाना जुर्माना दें इनसे लेकर, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर बाहर किसी ने आपके साथ ज्यादती की किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामला के अंदर, सिविल मैटर्स के अंदर, और आप कोर्ट के पास आ गए तो कोर्ट आपकी रेड्रेसल करेगी। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की और बदले में आपने भी उससे दुगनी ज्यादती कर दी और फिर कोर्ट के पास पहुंच गए कि अब मेरे साथ ये ज्यादती हुई तो मुझे मेरी रेड्रेसल की जाए, मुझे इसका कंपनसेशन हर्जाना लेकर दिया जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे होगा। तो इस तरह के केसेस को रोक लगाने के लिए इक्विटी ने ये प्रिंसिपल डेवलप किया, हु कम्स टू इक्विटी मस्ट विद क्लीन हैंड। जो इक्विटी लेने के लिए आए, जो इंसाफ लेने के लिए आए, उसके हाथों का साफ होना ज़रूरी है, उसके किरदार का साफ होना, उसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई दब्बा ना हो, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके ना आया हो, किसी के साथ ज्यादती करके ना आया हो। इसके एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये केस भी था कि 3-4 रॉबर थे, डकैत रॉबरी की। रॉबरी करने के बाद वो जो भी लूट मार का पैसा था वो लेकर अपने घर चले गए और वहाँ पर जाकर उनके दरमियान में ये इशू क्रिएट हो गया उसकी डिवाइडेशन के ऊपर कि पैसे को या जो बाकी सोना, माल, हीरे जवाहरात हैं उनको कैसे तकसीम करना और किस तरह से तकसीम करना है। एक शख्स को इवेंचुअली उन्होंने या तो कम दिया या उस तरह से ना दिया जिस तरह से वो चाहता था, उसकी सेटिस्फेक्शन थी। तो वो शख्स अगले दिन कोर्ट के अंदर आ गया और कोर्ट में आकर कहता है कि जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, जो डिवाइडेशन के मामले के ऊपर इन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, तो लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तो ये भी क्या है, वो क्लीन हैंड नहीं था, वो भी एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान था, एक क्रिमिनल एक्टेड पर्सन था। तो लिहाजा अगर आप कोर्ट के पास आए, कोर्ट से अपनी रेड्रेसल करवाने के लिए आए, कोर्ट के पास केस लेकर आए, तो आपका नीट एंड क्लीन होना जरूरी है, तभी आपको कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी या रिलीफ देगी। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको अपने लेक्चर की फीस बताता चलूँ। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मजीद में इन लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने सोशल नेटवर्क के ग्रुप भी दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। और एक और बात जिक्र करता चलूँ, अब बहुत जल्द हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर डिफरेंट स्टूडेंट्स के या जनरल पब्लिक के जो क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर किया करूंगा। वीक के अंदर 2 दिन, 1 दिन कम से कम या मैक्सिमम 2 से 3 दिन हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, टाइमिंग क्या हो, किस तरह से हो, कैसे हो। तो लिहाजा वो जो ऑनलाइन सेशन है वो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा फेसबुक के ऊपर हम उस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे उस फेसबुक पेज को, इनोवेटिव लॉ अकेडमी के नाम से जो पेज है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर जब मैं ऑनलाइन सेशन में आया करूँगा तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा कि आप मुझसे वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके आंसर्स, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन, उनके सॉल्यूशंस वगैरह, और भी जितने भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस या लीगल पॉइंट्स हैं या लीगल क्वेश्चंस हैं वहाँ पर वो डिस्कस होंगे। तो वो ऑनलाइन सेशन बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा आप मेरे फेसबुक पेज को, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मजीद बरा, अगर आप मेरे चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल के सामने रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे।
मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, इंस्टाग्राम और जहां पर भी लॉ के स्टूडेंट हो या जनरल पब्लिक जो हो, ताकि वो तमाम लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआओं में याद रख सके। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सब्जेक्ट लॉ ऑफ इक्विटी। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन, हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। जो भी इंसाफ लेने के लिए आए उसके हाथों का साफ होना जरूरी है। वो जालिम ना हो, जाबर ना हो, बाहर लोगों को मारने वाला और कोर्ट में पहुंच जाए दाद रसी के लिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस मैक्सियम, द क्लीन हैंड डॉक्ट्राइन rule of law that someone files a case of equitable relief in the court of law, he must be free from unfair conduct relating to the subject matter of his claim, because it is favorable defense of the defendant who can claim that plaintiff has unclean hand. इसका बेसिक ऑब्जेक्ट, बेसिक पर्पस ना सिर्फ ये है कि आप जुर्म से दूर रहें, बल्कि एक डिफेंस काउंसिल को, डिफेंडेंट को एक मजबूत डिफेंस मिल जाएगा। वो कहेगा कि जी ये जो प्लेंटिफ आया आपके पास, ये तो क्लीन हैंड ही नहीं है, इसको तो हाथ ही साफ नहीं, तो बाहर मेरे साथ ज्यादती करके आया। एक चीज सेकेंडली, ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस केसेस की हद तक होगा। लाइक अगर ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो ए है वो कोर्ट में आता है, तो इट डज नॉट मीन कि उसके अलावा अगर ए ने कोई और जुर्म किया है या ए ने कोई और वादा खिलाफी की है तो फिर इसके अंदर उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। इस स्पेसिफिक केस की हद तक अगर ए और बी के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ, ए ने कंपनसेशन भी वहां से ले लिया और दोबारा से कोर्ट में पहुंच गया कि जी मुझे स्पेसिफिक रिलीफ दिलवाएं, इससे ये एग्रीमेंट जो है फुलफिल करवाएं, बी को बोले कि इस एग्रीमेंट को फुलफिल करे, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपने उसका हर्जाना, मुआवजा या किसी और तरीके से कंपनसेशन कर लिया या किसी और तरीके से बी को आपने नुकसान पहुंचा दिया, बी का आपने नुकसान कर दिया और फिर दोबारा से आप कोर्ट में आ गए उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवाने के लिए, फुलफिल करवाने के लिए, तो डेट इज नॉट राइट। यहां पर जो लॉ है वो इस प्रिंसिपल को एप्लीकेबल कर देगा कि जो कोर्ट में आए, हु कम्स इक्विटी मस्ट विद क्लीन हैंड, जो भी कोर्ट में आए वो साफ हाथों के साथ आए। वो पहले कोई ऐसी शरारत, ऐसा जुल्म, ज्यादती, ऐसा बर्ताव करके ना आए कि आपने बाहर उसके बदला भी ले लिया, उसको नुकसान भी पहुंचा दिया, आप कोर्ट के पास आ गए, उससे कंपनसेशन भी ले लिया, आप कोर्ट के पास आ गए कि जी मुझे मजीद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाए इस कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिस ऑफ दिस मैक्सियम, इसकी बेसिस क्या है, बुनियादें क्या हैं? बेसिस ऑफ दिस मैक्सियम, इसकी बेसिस क्या है? A person is not competent to sue as a plaintiff who himself is guilty of fraud in subject matter of the suit. जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सूट है, जो पर्पस है, जो काज ऑफ एक्शन है, जो इशू है, अगर जो प्लेंटिफ उसके अंदर ही फ्रॉड करके आया, पहले उसने फ्रॉड किया बी के साथ किसी लेन देन के मामले के ऊपर, अब वो कोर्ट के अंदर आ गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाने के लिए, तो अगर उसने फ्रॉड किया हुआ तब भी वो इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को, इस स्पेसिफिक मैटर को इन्फोर्स नहीं करवा सकता, कोर्ट के अंदर प्रोसीड नहीं करवा सकता। ऑन एन इमोरल कंसिडरेशन नो एक्शन कैन बी फाउंडेड। कोई ऐसी कंसिडरेशन ली गई हो, कोई ऐसा प्रॉफिट, कोई ऐसी रकम ली गई जो इमोरल हो, गैर इखलाकी हो, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो जनरली मामला होते हैं। नो बॉडी विल अलाउड टू फाउंड एन एक्शन ऑन हिज ओन हैंड। किसी भी शख्स को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो एक्शन खुद से ले, यानी कि अगर ए के साथ बी ने ज्यादती की है तो ए कोर्ट में आकर रेड्रेसल करवाए, वहीं पर बी के साथ ज्यादती ना करने लग जाए, वहीं पर बी के ऊपर जुल्म, ज्यादती, जबर, ये से मुआवजा, हर्जाना, ये से गिरबान पकड़ ले बाजार में खड़े होकर। नो, इसकी लॉ परमिशन नहीं देता ए को, तो लिहाजा किसी भी शख्स को ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो आउट ऑफ लॉ जाकर अपने मामले को अपने हाथों से सेटल करे, लड़ाई झगड़ा करके या किसी और तरीके से। नो बॉडी कैन टेक बेनिफिट ऑफ हिज ऑन हैंड। किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपने ही हाथों से फायदा ले। इसका मकसद, फायदे से मुराद वो बेनिफिट नहीं जो हम बिजनेस से या हम कम्युनिटी से लेते हैं। यहां पर बेनिफिट से मुराद ये है कि ए ने बी के साथ मुआहदा किया, अब ए बी को टारगेट करने लग गया, ए बी को टॉर्चर करने लगा कि मुझे पैसे दे, मेरा हर्जाना दे, मुझे डबल रकम दे, ट्रिपल रकम दे, और बी से डबल ट्रिपल रकम वो ले ले, तो लॉ इसकी परमिशन ए को नहीं देता। ए तो क्या किसी को भी नहीं देता। तो लॉ कहता है कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई तो कोर्ट में आए, वहां पर आप अपना मुद्दा रखें, अपना सब्जेक्ट मैटर रखें, काज ऑफ एक्शन रखें, हम उसको डिसाइड करेंगे और जिसकी फेवर में जजमेंट आई और जो सही हुआ उसकी फेवर में देंगे, जो गलत हुआ उसको पनिश करेंगे, कंपनसेट करेंगे। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ दिस मैक्सियम, इसेंशियल एलिमेंट इसके कौन कौन से हैं? फर्स्ट, कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिफ की तरफ से कंडक्ट हुआ होगा, मतलब जो कोर्ट में आ रहा है वो पहले ज्यादती की उसने, फिर डिप्रिवेटी ऑफ प्लेंटिफ ने कुछ ऐसा गलत किया है, कुछ ऐसी जुल्म ज्यादती की है। स्टूपिडिटी ऑफ प्लेंटिफ ने कोई स्टूपिड हरकत की है, कोई गलत हरकत की है, कोई ऐसी इमोरल, अनएथिकल, गैर इखलाकी हरकत की उसके साथ, और फिर वो कोर्ट में भी आ गया। केस लॉ है इसके ऊपर 2003 का एक। इट वॉज हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू सीक जस्टिस द प्लेंटिफ मस्ट बी फेयर एंड शुड डू जस्टिस हिमसेल्फ। प्लेंटिफ अगर कोर्ट से जस्टिस लेने के लिए आएगा तो उसका फेयर होना जरूरी है और वो खुद से इंसाफ करना बैठ जाए, ये कि जी मैंने जो है ना इसके साथ ये किया था, इतने पैसे दिए थे, अब मैं अपनी मर्जी से इससे पैसे चार्ज करूंगा, मैं कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना है, थर्ड पर्सन को इंटरफेयर नहीं करना। तो खुद से इंसाफ करने की, खुद से अपना हाथ उठाने की, खुद से अपने फैसलों को डिटरमाइन करने की परमिशन लॉ किसी भी शहरी को नहीं देता।
एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सियम, कहां कहां पर ये एप्लीकेबल होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जितने भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, जनरली जो इक्विटी है ये आम तौर के ऊपर क्रिमिनल में भी अप्लाई होता है, बट यूजुअली और ज्यादा जो कि कॉम्प्लिकेशन सिविल में होती है तो ये सिविल के अंदर ज्यादा अप्लाई होता है। एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिमम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लाइक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कंपनसेशन नहीं होती, हरजाना मुआवजा नहीं होता, जो मुआहदा हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको एज इट इज ही इन्फोर्स करना है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर मैं बहुत से लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, मेरे चैनल को विजिट करके आप वो लेक्चर्स सुन सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टीपीए के अंदर। इलीगैलिटीज, ए और बी ने आपस में कोई मुआहदा किया। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम है इलीगैलिटीज, कोई इलीगल गैर कानूनी काम करना, कोई गैर कानूनी काम आ जाए उसके अंदर, गैर कानूनी एक्ट आ जाए उसके अंदर। ए और बी ने आपस में कोई मुआहदा किया और मुआहदा उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कर लिया, इंसानों की खरीदो फरोख्त का कर लिया, इंसानों के अज़ा की खरीदो फरोख्त का कर लिया। तो ऐसी सूरत में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआहदा है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फ्रॉड, ए और बी ने मुआहदा किया और ए ने उसके साथ फ्रॉड कर लिया, अब दोबारा से वो कोर्ट में आ गया, तो जितने भी फ्रॉड के मैटर्स होंगे वहां पर भी ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पर परचेज कोई और कर रहा है, कंसिडरेशन जो प्रॉफिट है किसी और को मिल रहा है, रियल ऑनर कोई और है, तो ऐसी बेनामी जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। द एक्ट डिफाइन बेनामी ट्रांजैक्शन एज एनी ट्रांजैक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन फॉर द कंसिडरेशन पेड अनदर पर्सन। In this case, real owner is not allowed to recover the property। जहां पर कंसिडरेशन किसी और शख्स को पे की गई और खरीदने वाला कोई और शख्स था, तो जो रियल ओनर है वो अलाउड नहीं करेगा कि प्रॉपर्टी को आप रिकवर करवाएं, यानी कि वो असल रियल ओनर तो वही है ना। अब प्रॉपर्टी को उसकी बिहाफ के ऊपर हजारों लोग सेल कर दे तो वो परमिशन नहीं देगा। क्यों परमिशन देगा? क्योंकि मैंने खुद से सेल की नहीं है जो रियल ओनर है। इन्फेंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, इन्फेंट से मुराद माइनर्स रिप्रेजेंटेशन, जितने भी केसेस जहां पर माइनर की रिप्रेजेंटेशन होगी वहां पर भी ये केस अप्लाई नहीं होगा, ये फुलफिल नहीं होगा, ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। एक्सेप्शन ऑफ दिस मैक्सिमम, इसकी एक्सेप्शन क्या है, कहां पर ये अप्लाई हो सकता है? अगर आप क्लीन हैंड नहीं भी है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इफ द ट्रांजैक्शन इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इन दिस केस द मैक्सिमम विल नॉट बी अप्लाइड। कहां पर ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा? जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मामला होंगे वहां पर जनरल पब्लिक के साथ कोई डीलिंग है, जनरल पब्लिक के साथ कोई इंटरफेरेंस है, लाइक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक बिल पास करती है या कोई इंस्टीट्यूट, कोई अदारा, कोई महकमा, एक बिल पास करता है, कोई एक्ट करता है, तो उसके खिलाफ पब्लिक निकल आती है, तोड़ फोड़ भी करते हैं वहां पर, तो पब्लिक नीट एंड क्लीन नहीं रही। लेकिन ये पूरी अब 2-4 लोगों की तोड़ फोड़ से तमाम लोगों को तो इंसाफ से महरूम नहीं किया जा सकता ना। तो लिहाजा ये जितने भी ऐसे केसेस, जितने भी ऐसे मामला जो जनरल पब्लिक से, पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगे वहां पर ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। अनजस्ट प्लान, जितने भी अनजस्ट प्लान है वहां पर भी अगर प्लेंटिफ केस अप्लाई करते हैं तो ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अनजस्ट प्लान, ये इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ दिस मैक्सिमम। लिमिटेशन, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिमम। This maximum will not apply if the party has waived his right on the equitable remedy by his own will। Limitation क्या है इस maximum की? First limitation, this maximum will not apply if a party has waived his right to an equitable remedy by his own will। जहां पर पार्टी अपना जो equitable remedy है, जो उसका इंसाफ है, उसको अपनी मर्जी से ही खत्म करते हैं, अपनी मर्जी से उसे दस्तबरदार हो जाए। Second, it will not apply if there is breach of moral right। अगर कोई moral इखलाकी right breach हो तो वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। Court cannot apply this maximum on the cases which are recognized and a proper remedy is given in the case of it branch of common laws। जहां पर common laws के अंदर, under common laws, जहां पर common laws के अंदर कोई और remedy relief applicable है, रिलीफ मौजूद है, तो वहां पर भी इक्विटी को अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये भी अंडरस्टूड बात है, एज यूजुअल मैं अपने लेक्चर्स के अंदर पहले बता चुका हूं। फोर्थ लिमिटेशन, इट विल नॉट अप्लाई इफ देयर आर एक्ट ऑफ स्टेट बिकॉज द कोर्ट आर नॉट अथोराइज्ड टू क्वेश्चन ऑन द एक्ट ऑफ स्टेट। अगर कोई एक्ट ऑफ स्टेट है, स्टेट के किसी एक्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्ट मैटर है, कोई काज ऑफ एक्शन, तो वहां पर भी मैक्सिमम अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन फाइल अ केस अगेंस्ट सॉवरन और डिप्लोमेट्स, ही कैन नॉट बी गिवन रिलीफ बिकॉज डिप्लोमेट्स हैव प्रिविलेज फ्रॉम सच प्रोसीडिंग। जैसे कि मैं अपने एक लेक्चर के अंदर बताया था, इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर के अंदर डिप्लोमेट को स्पेशल इम्यूनिटीज और प्रिविलेज हासिल होते हैं, तो किसी डिप्लोमेट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया जाएगा तो वहां पर भी कोर्ट इस मैक्सिमम को अप्लाई नहीं करेगी। पोजीशन इन पाकिस्तान के अंदर इसकी पोजीशन किन किन लॉज के अंदर? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये कंसिडर किया जाता है, ये एप्लीकेबल होता है। कानून शहादत 1984 के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और स्पेसिफिक लीफ एक्ट के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मजीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।